आज सुंबल के बाबा के साथ सोएंगी आप। अपनी बात कहता हुआ वो उसे गहरी निगाहों से देखता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। क्या मतलब आपका? वो घबरा गई। मतलब आज मैं आपको एक बीवी होने का हक देना चाहता हूँ, और अगर दूसरे लफ्जों में बात की जाए तो मैं आपसे अपना शौहर होने का हक लेना चाहता हूँ। वो उसके बढ़ते कदमों पर पीछे हुई। पर आपने तो कहा था वो हकलात। जब अगले ही पल नौजवान ने उसे कमर से हाथ डाले अपनी तरफ जोर से खींचा, सीधा उसके कुशादा सीने से आ टकराई। कशफ तो अपनी सांस ही रोक गई। मेरी बेटी ने आज मुझसे बर्थडे गिफ्ट में छोटा सा भाई मांगा और मैं उसे ये तोहफा देना चाहता हूँ। उसके कान में सरगोशी करता उसके कान की लू को चूम गया। कशफ के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मतलब आप जुमल की वजह से मेरे करीब आ रहे हैं? वो बदजन होने लगी। आपको ऐसा लगता है मैं इस वजह से ही आऊंगा यार? सोचो आपके करीब ही आऊंगा ना कशफ। मेरे हक हलाल और महरम बीवी तो आप ही है ना। अपने जज्बात की तस्कीन के लिए मैं आप ही के पास आऊंगा ना। इसका दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखता संगीन लहजे में बोला, हमारे दरमियान तो प्यार। वो उलझते हुए बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आज की रात गुजरने के बाद ये तो आप कभी नहीं कहेंगे कि हमारे दरमियान प्यार नहीं है। वो इसीलिए बिस्तर की जानिब बढ़ता, बेड क्राउन से टेक लगाता उसे गोद में बिठाए एक ही जुस्त में उसकी शर्ट उतारकर परे उछाल गया। उसके दिलकश रानाए नौशेरवान की आंखों के सामने सफेद संगे मरमर से तामीर साफ सुथरे कमरे के दरमियान में दो नफूस खड़े एक दूसरे पर बुरी तरह गरज रहे थे। उनकी पुश्त पर जहाजी साइज का गोल बेड पर 5 साल की बच्ची हाथ में सफेद रंग का टेडी बियर लिए बैठी खौफजदा नजरों से अपने माँ बाप को देख रही थी। मैं नहीं जानती, तुम मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। पतले नैन नकुश वाली उस दुबली पतली लड़की ने एक बार फिर अपने शौहर पर चिल्लाते हुए कहा। वो ग्रे रंग की फिटिंग जीन्स पर ब्लैक रंग की शर्ट पहनी काफी मॉडर्न लग रही थी। अपनी माँ के हलक फाड़ चीख सुनकर बेड पर बैठी बच्ची ने टेडी बियर को खुद में सख्ती से भींच डर के सिसकी भरी थी, जिसे सुनकर उसके बाप ने बेसाख्ता उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। बाबा की जान, आप डर क्यों रही हैं? मम्मा बाबा लड़ थोड़ी रहे हैं, बस बात कर रहे हैं। आप एक काम करो, दादो के कमरे में चले जाओ। नौशेरवान ने बेड के पास आते खुद को नॉर्मल जाहिर किया और जुम्मल को बेड से नीचे उतारकर कमरे से बाहर भेजने लगा। जब नीलम उन दोनों के रास्ते में हाइल हो गई। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, वरना आग लगा दूंगी तुम्हारी बेटी को, या फिर जहर देकर मार दूंगी। मुझे आजाद करो इस रिश्ते से, अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। नीलम ने सगी माँ होते हुए भी जिस कदर घटिया बात की थी, नौशेरवान उसकी शक्ल देखता ही रह गया, जबकि उसका जानवरों वाला सुलूक देख जुम्मल ने भी बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। नौशेरवान को खामोश खड़ा देख नीलम इश्तियाल में आगे बढ़ी और फिर यके बाद दीगरे कई थप्पड़ अपनी 2.5 साला बेटी के चेहरे पर रसीद कर दिए। जुम्मल ने बुलंद आवाज के साथ रोना शुरू कर दिया। नीलम का ये सुलूक देख नौशेरवान मी में आवाज खोता आगे बढ़ा और अगले ही पल नीलम के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद करके उसे 3 लफ्ज बोलते अपने रिश्ते से आजाद कर गया। मेरे घर से निकल जाओ जाहिल औरत, मैंने बहुत कोशिश कर ली तुम्हें निभाने की। तुम जैसी औरत अपना घर बसाना ही नहीं चाहती। दफा हो जाओ यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी वजह से आज मुझे औरत जात से नफरत हो रही है। नौशेरवान बेड के पास जमीन पर से हाथों में डाले बैठ गया, जबकि नीलम ने तनफ्फुर से उसे देखकर गर्दन झटकी और फिर स्टाइल से चलते हुए कमरे से निकल गई। बाबा, अपने बाप को गमजदा देख नन्ही जुम्मल ने उसके पास आकर उसके चेहरे पर फिसलते आंसू साफ किए तो नौशेरवान ने बिखरे दिल के साथ अपने जिगर के टुकड़े को खुद में भींच लिया, जिसकी माँ ने उस छोटी सी बच्ची के साथ इस कदर ज्यादती कर दी। क्या नन्हा मासूम फूल इस कदर सख्त सजा का मुस्तहिक था? चची, आप क्या कह रही हैं? मुझ पर बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है। मैं आप पर या मेरे माँ बाप पर ये जुल्म ना करें। कशफ ने अजियत से सामने खड़ी अपनी चची को देखा, जो आज 5 साल बाद महज इस बात पर रिश्ता खत्म करने आई थी कि कशफ की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई थी। वो पिछले 2 साल से किसी मोजी बीमारी में मुब्तला थी, जिसका इल्म उसे आज ही हुआ था, क्योंकि उसकी चची नहीद नीचे मंजिल पर ही रहती थी, इसीलिए उनके कानों तक भी ये खबर पहुंच गई। वाहिद ने कशफ से मंगनी अब की मर्जी से की थी, लेकिन अब कशफ की बीमारी का सुनकर वो भी एक तरफ हो गया था। बहू चाहिए बोझ नहीं। नाहिद मंगनी की अंगूठी उसके मुंह पर मारकर वहां से चली गई थी। कशफ की माँ और बाप ने अफसोस से अपना सर पकड़ लिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि नहीं ये रिश्ता खत्म ना करें, लेकिन उन्होंने किसी एक की ना सुनी। वो लोग बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, घर में अक्सर खाने पीने को भी नहीं होता था। कशफ की 2 बहनें और थीं और सबसे बड़ी कशफ ही थी। वो तीनों बहनें सब्र तहम्मुल वाली थीं, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप पर महज बोझ थीं। अम्मी अब्बू, आप लोग प्लीज टेंशन ना लें। कशफ ने अपने बाप को सर पकड़े देखा तो उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देने की कोशिश की। बदले में वो उस पर बरस पड़े। बेटियां हो या बोझ हो, कहीं गर्क हो जाओ, कहाँ से कराऊंगा तेरा इलाज? अब कौन करेगा तुझसे शादी, वो भी बगैर जहेज के? पैदा होते ही क्यों मर नहीं गई तुम?
رحیم صاحب کے منہ میں جو آیا وہ بولتے گئے، جبکہ کشف کا دل اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والے دردناک الفاظ سے زخمی ہو کر رہ گیا۔ امی آپ کسی سے بھی میری شادی کر دیں، جب تک شادی نہیں ہو رہی تب تک میں کوئی بھی نوکری کر لوں گی، مگر آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، کشف لہجے میں کہتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی والدہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی رہ گئی۔ بیٹیاں بوجھ تو نہیں ہوتی، پھر کیوں بوجھ بنائی جاتی ہیں؟ وہ تو اپنی تینوں بیٹیوں سے دل و جان سے محبت کرتی تھی، اور باپ نے بھی کبھی پیار نہ کیا، لیکن اونچی آواز میں یوں دھتکارا بھی نہیں تھا جس طرح وہ آج انہیں شوہر کے رویے سے کافی دکھ ہوا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ شوہر غصے اور دکھ میں تھے۔ کیا کہتی وہ انہیں، اسی لیے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے تھکن سے چور ہو کر بیگ اتار کر کرسی پر رکھا اور پھر پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگی۔ اس کا رنگ ایک دم زرد تھا، جبکہ جسم کا جوڑ جوڑ درد سے چور ہو رہا تھا۔ اپنے باپ کا بوجھ کم کرنے کے لیے وہ فی الحال قریب کے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ رشتے والے نے ایک رشتہ بتایا ہے تیرے لیے، لڑکا طلاق یافتہ ہے، ایک 5 سال کی بیٹی ہے، ان لوگوں کو جہیز میں کچھ نہیں چاہیے اور شادی بھی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکے اور اس کے گھر والوں کو تیری بیماری سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ان کی بیٹی کو ماں کا پیار دے دیا کرنا۔ کشف کی ماں نے اسے دیکھتے ہی مخاطب کیا۔ ان کی بات سن کر کشف کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئیں۔ کیا قصور تھا اس کا جو اسے ایک بیٹی کے باپ سے بیاہا جا رہا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ ایک بیماری کی وجہ سے اس کو روندا جا رہا تھا۔ اب اسے اپنی زندگی یا کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی، وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ امی میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے ویران آنکھوں سے اپنی ماں کو مطمئن کر دیا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آنسو آنکھوں سے قطاروں کی صورت بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے پٹے کمزور تھے جس سے دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے رونے سے سختی سے منع کیا تھا، وہ جتنا روتی اس کے لیے اتنا ہی خطرہ تھا اور بیماری بڑھتی جا رہی تھی جب تک کہ اس کا پراپر علاج نہیں ہو جاتا۔ 4 لوگوں کی موجودگی میں وہ سادہ سا سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کیے کسی زندہ لاش کی طرح اپنا گھر چھوڑ کر اس شخص کے گھر کے لیے نکل گئی تھی جس سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کی ماں باپ نے گویا سر سے بوجھ اتارا تھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر بنا دی جاتی ہیں۔ کشف کے بدلے نوشیروان کی ماں نے بطور تحفہ ایک بھاری رقم اس کے والدین کو دی تھی، جس سے انہوں نے کشف سے چھوٹی دونوں بہنوں کی بھی کشف کے ساتھ ہی سادگی سے شادی کر دی۔ جس دن کشف وہ گھر چھوڑ کر آئی اس دن اس نے عہد کر لیا تھا کہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ نوشیروان سے اس کا نکاح تو ہو گیا، لیکن نکاح کے فوراً بعد نوشیروان وہاں سے چلا گیا تھا۔ کشف نے ابھی تک نوشیروان کو دیکھا نہیں تھا، نہ ہی اسے اس کی تصویر وغیرہ دکھائی گئی تھی۔ وہ نوشیروان کی ماں زبیدہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں ساکت اور جامد بیٹھی اپنی منزل کی جانب جا رہی تھی۔ دل میں کئی انجانے خوف تھے، اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا تو غیروں سے پھر وہ کیا ہی امید کرتی۔ اس کے ماں باپ جو اس کے ساتھ کیا تھا انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا، وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ ہی تینوں بیٹیوں کا فرض پورا کر دیا، لیکن سب جانتے تھے یہ صرف بوجھ تھا جو انہوں نے سر سے اتار پھینکا تھا۔ ان کی بیٹیاں اب سسرال میں جئیں یا مریں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لاہور سے حیدرآباد کا سفر کر کے 2 گھنٹوں کے بعد گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے آگے آ کر رکی تو کشف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے تو نہ جانے کیسا گھر تصور کر لیا تھا، مگر یہ سب تو اس کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ بیرونی دروازے سے گاڑی اندر پورچ میں داخل ہو کر جھٹکے سے رکی تو زبیدہ بیگم دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آئیں، پھر انہوں نے دوسری طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر زبیدہ کی گاڑی سے اترنے میں مدد کی۔ یہ ہے آج سے تمہارا گھر۔ زبیدہ بیگم نے اس کی توجہ شان و شوکت سے کھڑی عمارت کی جانب مبذول کرائی تو کشف کو محسوس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ کہاں وہ 2 کمروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ 3 بہنیں رہتی تھیں، کہاں اقدم ہی قسمت نے اسے محل نے لا کر کھڑا کر دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اور اس کی بہنیں کسی بوجھ کی طرح ماں باپ کے سر پر وزن کیے ہوئے تھے۔ ہمیشہ اسے اور اس کی بہنوں کو ماں باپ کے ساتھ دنیا والوں کی بھی باتیں سننی پڑتی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، زندگی آسان نہیں تھی۔ زندگی آسان ہوتی کب ہے بھلا؟ یہ گھر تو بہت خوبصورت تھا اور زبیدہ بیگم بھی سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کئی خدشات تھے، نہ جانے اس کا شوہر کیسا ہوتا، وہ کس طرح کا سلوک کرتا اس کے ساتھ۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ سست قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ محل نما اس گھر میں چاروں جانب ملازم گھومتے نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سب تو اس کے لیے واقعی انوکھا تھا۔ اتنے ملازم اور عیش و عشرت تو اس نے صرف ڈراموں میں دیکھے تھے۔ اس نے محض لوگوں کے منہ سے سنا تھا قسمت انسان پر مہربان ضرور ہوتی ہے، تو کیا اس کی قسمت بھی اس پر مہربان ہو گئی تھی یا پھر یہ ایک نیا ستم تھا اس معصوم پر؟ اس کا فیصلہ تو فی الحال کرنا ناممکن تھا۔ زبیدہ بیگم نے اسے ملازمہ کے ساتھ نوشیروان کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ وہ نوشیروان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس خوبصورت سجے ہوئے کمرے کے درمیان میں رکھے بیڈ پر ڈھیر سارے گلاب کے پھولوں کو دیکھ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ گلابی رنگ کی فراک پہنے سرخ اور سفید رنگت والی چھوٹی سی 5 سالہ بچی بجمل بے خبر سو رہی تھی۔ کشف اس کے سرہانے آ بیٹھی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔
کیسی ماں تھی وہ جو اپنی چھوٹی سی بچی پر اتنا بڑا ظلم کر گئی تھی؟ کوئی ماں بھلا ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ پھر یاد اسے کچھ خیال آیا۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی تو اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ وہ بھی یہ سب سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی توجہ بھٹک گئی۔ اس نے آنکھیں پھیلائے اندر آنے والے شخص کو دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا تقریباً 32 سال کا بجی مرد تھا۔ کشف کو دیکھتے ہی اس کی نظروں میں عجیب سی شرمندگی سما گئی، جبکہ کشف نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ اسے 10 سال بڑا تھا، عمروں کا یہ فرق اتنا زیادہ تو نہیں تھا، پر شاید وہ کبھی اپنے شوہر سے نظریں بھی نہ ملا پاتی۔ کشف، کیسی ہیں آپ؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی جب اس نے محسوس کیا کہ نوشیروان بیڈ کے دوسرے کنارے پر آ بیٹھا۔ اس کی پشت کشف کی جانب تھی، یعنی وہ بھی اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کی جانب پشت کیے وہ دونوں ہی زندگی سے ہارے ہوئے تھے۔ کشف نے محسوس کیا نوشیروان کا لہجہ بہت نرم لیکن ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کشف نے اپنے ہاتھ مسلتے بمشکل جواب دیا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا ٹکنے لگا۔ وہ کسی سے بھی رحم کی امید نہیں رکھتی تھی۔ جب اس کے ماں باپ نے ہی اس پر رحم نہیں کھایا تھا تو پھر کسی دوسرے سے ہمدردی کی کیسی توقع؟ کشف، مجھے آپ کے گھر کے حالات اور آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہے۔ مجھے آپ کے لیے دکھ بھی ہے کہ آپ جیسی کم عمر اور پیاری سی لڑکی کو مجھ جیسے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے، لیکن اگر میں آپ سے شادی نہیں کرتا تو نہ جانے آپ کے پیرنٹس آپ کی شادی کیسے لوگوں میں کرتے، اور پھر وہ آپ کی بیماری کو کس نظر سے دیکھتے۔ آج کل کے لوگوں کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک وقت بھی بٹھا کر کھلائیں۔ مجھے آپ کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود آپ کا علاج اچھے طریقے سے کرواؤں گا۔ آپ کو میرے گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی، بس آپ اس معصوم کو تھوڑا سا پیار دے دینا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے میری بیٹی کی خدمت میں وقف کر دو، بس آپ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا۔ میری طرف سے آپ پر کبھی کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا اور آپ کے جذبات کا بہت خیال ہے۔ نوشیروان سر جھکائے بیٹھا نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ نوشیروان کی بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی، ورنہ اس کی دھڑکنوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ آپ چینج کر کے ریلیکس ہو جائیں، کل میں آفس سے آؤں گا تو ریڈی رہیے گا۔ ہم ہسپتال جائیں گے اور آپ کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کرائیں گے۔ ایک اور بات کشف، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ میں ایک بے وفا عورت کا ڈسا ہوا مرد ہوں، شاید کبھی آپے سے باہر ہو جاؤں، لیکن کوشش کروں گا آپ کو میرے درد سے تکلیف نہ ہو۔ نوشیروان نے بیڈ سے اٹھ کر ایک نظر کشف پر ڈالی۔ پل میں دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا، پھر نوشیروان نظریں جھکا کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ عورت کے نام پر اس کا ٹھنڈا لہجہ دیکھ کشف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ صبح معمول کے مطابق کشف کی آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ کھلی تو معصوم بچی اس کے ساتھ چپک کر سوئی ہوئی تھی۔ کشف کے چہرے کو بھرپور مسکان میں چھوا۔ وہ بچی اتنی پیاری تھی کہ کشف کا جی چاہا چٹا چٹ اس بچی کو چومتی چلی جائے، اور اس کی نیند کے خیال سے وہ بہت احتیاط سے اٹھتی، باتھ روم کا رخ کرتے فریش ہوتی، وضو بنا کر باہر آئی، جائے نماز ڈھونڈی تو سامنے ہی پڑی مل گئی۔ اب قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنی تھی، سمجھ نہ آئی کیا کریں کہ تبھی نوشیروان کمرے کے بیچ کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ بھی فجر ادا کرنے ہی جا رہا تھا۔ کشف کو نماز کے لیے کھڑا دیکھ وہ پوری طرح چونک پڑا۔ پہلی بار وہ اپنے کمرے میں ایک لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ نیلم کے سنگ رہتے اسے تقریباً 3 سال ہوئے تھے، لیکن ان 3 سالوں میں ایک دن بھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بنا کچھ کھائے جائے نماز لیتا، خود ہی قبلہ رو بچھاتا، باہر نکل گیا۔ کشف نے پورے خشوع کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد وہ واپس جمل کے پاس جا بیٹھی۔ وہ بے اختیار ہی نوشیروان کا انتظار کرنے لگی، جب وہ واپس لوٹے گا تو یہیں سے گزر کے جائے گا، لیکن کافی وقت گزر گیا، وہ واپس نہ آیا، اور کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ نیلم تیار ہو کر باہر جا رہی تھی کہ مسز جمیلہ نے اسے روکا۔ پارٹی ہے ایک۔ وہ جس لباس میں جا رہی تھی اسے دیکھ کر مسز جمیلہ کا پارا ہائی ہوا۔ تھوڑی سی شرم لجاہت میں اپنی عادت پوری نہیں ہوئی اور تم باہر جا رہی ہو کیوں؟ اسلام سے خارج ہونا چاہتی ہو؟ او پلیز مما، یہ دقیانوسی باتیں مت کیا کریں میرے ساتھ۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک وہیں کی وہیں بیٹھی ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی اور موبائل پر اپنی فرینڈ سے بات کرنے لگی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟
कॉल बंद करते वो पलटी तो मिसेस जमीला ने उसे साफ लफ्जों में टोका, ममा मेरा जाना ज़रूरी है, पार्टी करनी है आज हमने। वो जुट छुई, मेरे मुंह से कुछ सख्त निकल जाएगा। नीलम, एक तो तुम तलाक लेके लौगी, अपनी बच्ची को भी छोड़ाई, और अभी आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुम्हारी पार्टी शुरू हो गई हैं। हरगिज़ नहीं, जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती मैं तुम्हें घर से कदम भी बाहर निकलने नहीं दूंगी। वो भी उसकी माँ थी, पहले ही उसे बेपनाह गुस्सा आया हुआ था और अब वो मजीद उसे जुच कर रही थी। आप मुझे रोक नहीं सकती, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ, जहाँ चलाएंगी चलती रहूंगी। मैं जीती जागती इंसान हूँ, समझिए आप, और मेरा रास्ता छोड़ें। अचानक ही मिसेस जमीला का हाथ उठा था और नीलम के गाल पर अच्छा खासा निशान डाल गया था। आपने मुझे थप्पड़ मारा? वो हैरत ज़दा थी। काश ये पहले मारा होता तो आज तुम अपना घर बसा कर बैठी होती, ना कि तलाक का धब्बा लेके मेरे सर पर आ जाती। वो भी जवाबन चिल्लाई, खबरदार जो मजीद कुछ भी बकवास की, जाओ अपने कमरे में और मुझे बाहर मत नजर आना, दफा हो जाओ अपने कमरे में। आज पहली बार मिसेस जमीला ने अपना जलवा दिखाया था। वो गहरे सांस भरती गुस्सा जब्त करती रूम के अंदर बंद हो गई, लेकिन महासकून कहाँ मिलना था। सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे घर बिठाती हैं। मेरा नाम भी नीलम शफी है, मुझे आज तक कोई काबू करने वाला पैदा नहीं हुआ, तो ये क्या कर लेंगी। वो बेइंतहा मुतनफिर और बागी हो रही थी। बेटा कशफ, अब इस घर को अपना ही घर समझो, जिस तरह चाहो, जिस तरह दिल करे रहो, खाओ पियो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कह देना, शेर से कह देना, कोई भी झिझक महसूस नहीं करना बेटा। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो उससे मुखातिब थीं। जुबैदा बेगम इतनी पाकीज़ा और सोबर खातून थी कि कशफ उनकी दिलदादा हो गई। इतनी अमीर होने के बावजूद उनमें ज़रा सी भी अकड़ या मगरूरी नहीं थी। वो बहुत नफीस खातून थी। उनकी बात पर कशफ ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया तो नौशेरवान जुमल को गोद में भरे अंदर दाखिल हुआ। वो सुबह उठते ही बाप की गोद में चढ़कर मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी, जिसकी रोज़ाना की रूटीन थी, और नौशेरवान भी अपनी बेटी जुमल को पूरा वक्त देता था। आ जाओ बच्चों, तुम दोनों का ही वेट हो रहा था। जुबैदा बेगम ने खुशदिली से वेलकम किया और सब मिलकर नाश्ता करने लगे। बाबा, मम्मा, जुमल अपनी मम्मा को ढूंढ रही थी। एक पल को वो तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बेटा, अब आपकी मम्मा ये हैं, आपकी नई मम्मा, जो आपका बहुत ख्याल रखेंगी, आपसे प्यार करेंगी। नौशेरवान ने प्यार से समझाया तो वो मुंह बसोर कर पलके झपकाते कशफ को देखने लगी। कशफ ने उसे प्यार भरी मुस्कान से नवाजा। मेरे पास आओ। कशफ ने अपनी बाहें फैलाईं तो वो नौशेरवान के सीने से लगी, कशफ से रुख फेर गई। कशफ के बाजू नीचे हो गए। नौशेरवान भी धीमे से मुस्कुराता नाश्ते में मसरूफ हो गया। जुबैदा बेगम के नंबर पर कॉल आने लगी तो वो उठ गई। जुमल माँ के नाम से कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी, लेकिन बाकी बच्चों की तरह उसे भी माँ की ज़रूरत थी, और इस शादी की वजह यही थी। उम्मीद करता हूँ आने वाला वक्त में जुमल आपकी गोद में होगी और आपसे ही प्यार कर रही होगी, बल्कि मुझे पूरा यकीन है वो एक दिन आपको ही अपनी माँ समझेगी और आप उसे अपनी बेटी। इंशाअल्लाह मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कशफ को भी लगा कि शायद अब उसे भी कुछ जवाब दे देना चाहिए। बेटा शेर, जुबैर मामू पूछ रहे हैं कि वलीमे के लिए क्या करना है। जुबैदा बेगम ने वापस बाहर आते पूछा। मामा, आज रात का है, घर में ही इरादा था, पता है आपको? नहीं बेटा, वो कह रहे हैं कोई होटल बुक करवा लो। भले तुम्हारी दूसरी शादी है, पर कशिफ की तो पहली है ना, और लड़की को कितने अरमान होते हैं शादी के। एक काम करो, शाम के लिए हॉल बुक करवा लो, बाकी कशिफ की तैयारी मैं देख लूंगी। जुबैदा बेगम ने प्यार से कशिफ की जानिब देखते कहा। ठीक है मामा, जैसे आपकी ख्वाहिश। वो बहुत नर्म दिल, नर्म मिजाज और कूल डाउन सा बंदा था। लगता ही नहीं था कि उस शख्स ने कभी गुस्सा भी किया हो। फिर पहली बीवी को तलाक कैसे दे दी? कितनी बदनसीब होगी वो औरत, यकीनन खुद के साथ जुल्म किया होगा। कशिफ बस सोच के रह गई, जबकि आने वाले जालिम वक्त से वो बेखबर थी, क्योंकि मुश्किलात और आजमाइशें भी खत्म नहीं हुई थी। शाम को शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में वलीमे की तकरीब रखी गई थी। सारे इंतजामात नौशीरवान शाह ने खुद अपनी निगरानी में देखे थे, जबकि मामू जुबैर भी उसके हमकदम और साथ साथ थे। निक सेक से तैयार वो जब हॉल में दाखिल हुआ तो कशिफ उसके हमरा थी। कशिफ के घर से कोई भी उस वलीमे की तकरीब में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ हैदराबाद से कराची आना उनके लिए काफ़ी महंगा था। तो कशिफ के घर वालों ने माजरत कर ली, और उस पर भी कशिफ को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन वो ये दुख भी हमेशा की तरह बाकी दुखों की तरह अपने अंदर ही रख गई। जैसे ही वो हॉल में एंटर हुई तो तमाम लाइट्स ऑफ हो गई, और एक स्पॉट लाइट थी जो उन दोनों के ऊपर उनको कैप्चर करने लगी।
इतने भरे मजबे में सबकी नज़रों का फोकस खुद पर महसूस करते हुए कश्यप के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। यहाँ तक कि उससे कदम उठाना भी दूभर हो गया। वो कहाँ उम्मीद कर सकती थी कि इस शख्स से शादी पर उसे इस हद तक प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उसके थमने को महसूस करते नौशीरवान ने धीरे से उसका हाथ थामा। वो उसकी नर्वसपन को महसूस कर चुका था। खुद तो इन जैसी पार्टीज और बड़े बड़े गैदरिंग्स का आदी था, लेकिन कश्यप एक छोटे घर से आई लड़की थी। उन सबको फेस करना फिलहाल उसके बस की बात नहीं थी। उसका हाथ थामे स्टेज की जानिब बढ़ा। फायरवर्क्स और डीजे म्यूजिक ने माहौल को चार चांद लगा दिए थे। कोई ये नहीं कह सकता था कि नौशीरवान की ये दूसरी शादी है और वो एक बच्ची का बाप है। उसकी खूबरू पर्सनैलिटी और उसका अंदाज उसे सबसे नुमाया बनाता था। स्टेज पर पहुंचते हर तरफ से पिक्चर्स क्लिक होने लगी और इन्हीं में से आई कुछ लड़कियों में एक लड़की नीलम की दोस्त भी थी। उसने तो फौरन पिक्चर्स खींचते नीलम के नंबर पर सेंड कर दी। नीलम जब ये शावर लेकर निकली थी और स्लीवलेस नाइटी में शीशे के आगे खड़ी अपनी दूधिया बाजुओं पर क्रीम लगा रही थी कि अपनी एक दोस्त के नंबर से मौसूल होने वाली पिक्चर्स को देखने लगी। उन पिक्चर्स में नौशीरवान को किसी और लड़की के साथ खड़े देख नीलम के तो तन बदन में आग लग गई। कुछ पल के लिए तो वो साकित सी रह गई और रिएक्टी के कमसन लड़की को देखने लगी। वो नीलम से 7-8 साल छोटी थी। नौशीरवान को इतनी कमसन लड़की कहाँ से मिल गई, वो भी इतनी खूबसूरत। इतनी जल्दी उसने शादी कर ली। हम और मामा मुझे यहाँ इस कमरे में कैद करके रखना चाहती हैं। इद्दत के नाम पर मेरी आज़ादी को सेल्फ करने का इरादा है, जबकि वो ये नहीं जानती कि जिस शख्स ने मुझे तलाक दी है वो कितने मज़े से अपनी ज़िंदगी को रंगीन कर रहा है, वो भी कमसन लड़की के साथ। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आई? वो दिली दिल में अपने एक्स शोहर से मुखातिब थी। जब उसने नौशीरवान को छोड़ा तब उसके दिल में बगावत थी, लेकिन आज उसको मुतमईन और आसूदा देख, एक नई खूबसूरत कमसन दोशिज़ा के हमरा दूल्हा बना खड़ा देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो तस्वीर में घुसकर उस लड़की को साइड पर करे और नौशीरवान को उससे छीन ले, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सब खत्म करके वो खुद आई थी। अपने वापसी के सारे रास्ते बंद करके वो अब इस रास्ते नहीं जा सकती थी। नौशीरवान, मुझे तुमसे कोई इश्क नहीं था। तुम चाहे जिस मर्जी से शादी करो, मेरी तरह से जाओ भाड़ में। एक दफ़ा ये इद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर तुम देखना, मैं फिर शादी करके दिखाऊंगी, और तुमसे भी ज़्यादा अमीर शख्स से, और उस दिन तुम कांटों पर घसीटे जाओगे। वो दिली दिल में उससे मुखातिब थी। पिक्चर्स बनाते हुए जमल भी नौशीरवान की गोद में आ गई। उसे देखते ही नौशीरवान के लबों को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ। कशिफ के चेहरे पर भी जमल को देखते मुस्कान सी सज गई। देखने में ये दूल्हा दुल्हन का जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन जमल ने इसमें चार चांद लगा दिए। उसने कशिफ के ही हमरंग चोली और लहंगा पहना था। सुबह से अब तक उसकी कशिफ के साथ दोस्ती भी हो गई थी। वो बच्ची तो मोहब्बत की मुतलाशी थी। उसे कशिफ से मोहब्बत मिली तो वो उसकी होने लगी। बहुत से लोगों ने देखकर रश्क किया, कुछ ने दुआ दी तो कुछ हसद में मुब्तला हुए। जमल को सुलाते वो अब आईने के सामने खड़ी अपना जेवर उतार के ड्रेसिंग पर रख रही थी। नौशीरवान कमरे में दाखिल हुआ। एक पल को उसका होशरुबा रूप देख ठिठक कर रुक गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद पर काबू पाता उसके पास आया। जमल, सो गई आज जल्दी? अचानक उसके अंदर आने पर कशिफ बुखला सी गई और फौरन पास चेयर पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर लपेट लिया। वो नहीं चाहती थी कि नौशीरवान उसे गलत समझे कि उसकी मर्जी के बिना उसे रिझाने की कोशिश कर रही है। जो भी था वो एक मैच्योर बंदा था। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी कम सिनी में कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे बाद में वो नौशीरवान के गुस्से का निशाना बने। जबकि उसके यूं एकदम खुद को छुपाने पर नौशीरवान के माथे पर बल पड़े और वो लब भीज गया। जी, वो थक गई थी शायद, इसलिए। कशिफ ने पलके झुकाते धीरे से कहा, आप कर लें चेंज, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो थोड़ा खरदुरे लहजे में बोलता दूसरे कमरे की जानिब बढ़ गया कि फिर एक पल को रुककर जमल के पास जाकर खड़ा हुआ। अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखते चला गया। फिर वहीं उसके पास बैठकर उसके नन्हे हाथों को थामे अपने लबों से लगाता वो उस वक्त को याद करने लगा जब नीलम ने उस पर हाथ उठाया था और उसके गाल लाल कर दिए थे। कशिफ बुत बनी खड़ी उसे देख रही थी। वो झुककर अपनी बेटी के गालों पर बोसा देता उदास हुआ। जालिम औरत, औलाद मिल गई ना बिन मांगे, इसीलिए कदर नहीं की। वो मुकम्मल जमल में गुम था, अर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर हो गया था कि अचानक नजर सामने बुत बनी खड़ी कशिफ पर जा ठहरी, जो बगैर पल के झपकाए उस खूबरू मर्द को देख रही थी। उसके अचानक खुद को देखने पर गड़बड़ा सी गई। मेरी मौजूदगी बुरी लग रही है? न जाने किस एहसास के तहत वो सवाल कर गया। नहीं नहीं, तो ये तो आपका कमरा है, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? वो सटपटा गई। फिर अब रुक क्यों गई? करें जो कर रही थी। पता नहीं वो क्यों ये सब बोल रहा था, पर उसके सामने वो अपना दुपट्टा उतारते झिझक महसूस कर रही थी, और दुपट्टा उतारे बिना तो वो ज्वेलरी उतार नहीं सकती थी। अब करती क्या ना करती।
वो लरसते हाथों से अपना कामदार दुपट्टा वापस चेयर पर टिकाती अपने गले में पहना गुलबंद उतारने लगी, जो उतारने के बजाय उलझ ही जा रहा था। वो नौशीरवान की नज़रों की तपिश बखूबी अपने ऊपर महसूस कर रही थी। सांस भी अचानक गहरे हुए थे, जबकि नौशीरवान बेड क्राउन से टेक लगाए अब गहरी नज़रों से उसके सरापा को अपनी नज़रों के हिसार में ले हुए था। उसके खूबसूरत जिस्म के नशीब व फराज को देख वो अपने दिल की धड़कनों को कम ज़्यादा होता महसूस कर रहा था। सामने खड़ी लड़की मुकम्मल सरापा हुस्न थी, जिसे देख किसी भी जाहिद आबिद का दिल बहक जाए। वो चाह के भी अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पा रहा था। वो जानता था ये गैर इखलाकी हरकत है, लेकिन वो उसके निकाह में आ चुकी थी। फिर बात इखलाकी और गैर इखलाकी से ऊपर चली गई थी। वो बुरी तरह से नर्वस हो रही थी और नौशीरवान को उसका ये अंदाज बहुत भा रहा था। वो धीरे से अपनी जगह से उठता, उसके करीब जाता, उसके पीछे खड़ा होता, उसे आईने में देखने लगा। कशिफ की नज़रें भी पल में उस शख्स पर जा ठहरी। वो दोनों एक साथ खड़े एक दूसरे को मुकम्मल करते बेइंतहा खूबसूरत लग रहे थे। नौशीरवान ने उसके गले में पहना गुलबंद धीरे से उसकी गर्दन से आज़ाद करवाया तो वो अपनी आंखें मीच गई। उसके हाथों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती वो नाजुक कमसन लड़की तड़प उठी थी। उसके जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया था। नौशीरवान की निगाह उसके ब्लाउज के गहरे गले की जानिब गई, जो आगे और पीछे दोनों तरफ से डीप था। अपनी तमाम रानाइयाँ वो एयान करती इस वक्त मुकाबिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। पर अगले ही पल नौशीरवान लब भीज गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि उसकी बीवी कशिफ इस तरह ड्रेसिंग करे। नीलम इससे भी हद दर्जा बोल्ड ड्रेसेस पहनती थी। नौशीर ने उसे भी शुरू में रोका, लेकिन वो बुरी तरह चीखती चिल्लाई कि पूरा घर पर सर उठा लिया। उसके बाद जुबैदा बेगम के कहने पर इस बात से भी लाताल्लुक इख्तियार कर ली। लेकिन क्या सामने खड़ी लड़की भी नीलम के नक्शो कदम पर चलेगी? हरगिज नहीं। उसे तो मैं न रोक सका, पर कशिफ को उसकी जैसा नहीं बनने दे सकता। आज तो ये वाहिया ड्रेस पहन लिया, नेक्स्ट टाइम इसी ड्रेस को ज़ेबुतन कीजिएगा जिसमें पूरा जिस्म ढक जाए। वो बहुत सख्त लफ्ज़ों में उसे बोलता सपाट कर गया, जबकि लहजा बिल्कुल सादा था। वो अपनी बात कहता पलट गया था, जबकि वो अपना लहंगा आईने में देखती एक पल को नज़रें झुका गई। क्या बोलती उसे कि ये लहंगा उनकी वालिदा की पसंद का है? वो कैसे उनके सामने अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करती? अलबत्ता उसे ब्यूटिशियन ने बहुत अच्छे से कवर किया था, पर अब तो जाहिरी बात है उसके सामने इस हाल में थी तो सब कुछ दिखाई देना था। वो नम आंखों से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। चेंज करके जब वापस लौटी तो वो रूम में नहीं था। कशिफ गहरा सांस भरती लाइट ऑफ किए बिस्तर पर आ लेटी। समल को अपनी आगोश में करते आंखें मीचे तो उस शख्स के प्रीकंडीशंस का लम्स फिर से महसूस होने लगा। बेइख्तियार गर्दन पर हाथ रखे उस लम्स को महसूस करने लगी। दिल की अजीब सी कैफियत होने लगी। एहसासात भी बदल रहे थे। दिल ही दिल में वो बेचैन होने लगी। उस लम्स की तलब बढ़ने लगी थी। वो अपने जज्बात से घबराकर उठ बैठी। ये मुझे क्या हो रहा है? वो गहरे सांस भरती बुरी तरह घबरा गई। उसे एकदम से कमरे में घुटन होने लगी तो वो बालकनी में जाती ताज़ा हवा लेने लगी। कुछ तो था जो बदल गया था, वो समझ ना पाई। दिन यूं ही अपनी रफ्तार से गुजरने लगे। अपनी बात के मुताबिक नौशीरवान ने कशिफ की आंखों के सारे टेस्ट करवाए और उसका इलाज भी शुरू करवा दिया। एक छोटी सी सर्जरी से उसकी ये बीमारी दूर हो जानी थी और नौशीरवान ने उसके लिए बेहतरीन डॉक्टर को चुना था और पैसा भी बेदरीख लगाया था। वो इस कमसन लड़की को एक हेल्दी लाइफ गुजारते देखना चाहता था, जिसने उसकी जिंदगी में आके उसकी बेटी को संभाल लिया था। थोड़ा तो वो भी संभाल सकता था। कुछ अरसे में ही पूरे मैंशन पर कशिफ छा गई थी। यहाँ तक कि मुलाजिम भी उसके हुस्न अखलाक से मुतासिर थे। वो सबको इज्जत देती थी। जुम्मल तो उसकी दीवानी हो गई थी। दोनों ही पूरे मैंशन में रौनक लगाए रखती थीं। जुबीदा बेगम तो उन्हें देख देख कर जीती थीं। कशिफ, तुम्हारे आने से तो मेरे घर में बहार उतर आई है। ऐसा लगता है मुर्दा घर था, रूह फूंक दी है तुमने। बस अब जल्दी से जुम्मल का बहन या भाई आ जाए तो फैमिली मुकम्मल हो जाए। आमीन। उनकी दुआ अंदर आते नौशीरवान ने भी सुनी थी। अगले पल कशिफ और नौशीरवान की नजरों का तसादम हुआ। दादो, मेरा भाई आएगा। समल एक्साइटेड हुई। कशिफ के चेहरे का रंग लट्ठे की मानिंद सफेद हुआ। समल, आजो जल्दी से डिनर करते हैं, फिर सोते हैं। वो उसे टालते हुए बोली। नहीं दादू, मुझे भाई चाहिए। वो मजीद पुरजोश अंदाज से बोली। बेटा, अल्लाह से दुआ करो, वो बहुत जल्द आपको भाई से नवाजेगा। जुबैदा बेगम भी मुस्कुराकर बोली। जुम्मल, अचानक से नौशीरवान ने उसे पुकारा तो उसकी गोद में जा चढ़ी। बाबा, मुझे भाई लेना है। वो जिद और लाड भरे लहजे में बोली। बेटा, अभी बाबा थके हुए आए हैं ना, कल जाकर बाजार से ला देंगे। नौशीरवान की बात पर जुबैदा बेगम समेत कशिफ ने भी हैरत से उसे देखा। शेर, कौन सा भाई लाके दोगे जुम्मल को जो बाजार से मिलता है? मामा, ये बाद में बताऊंगा, अभी मुझे भूख लग रही है।
प्लीज खाना लगवा दे। वो निकालता जुम्मल को गोद में उठाए कमरे की जाने बढ़ गया, जबकि कशिफ भी फौरन जान बचाती किचन की जाने भागी। अम्मी क्या कह रही हैं आप? ऐसा मुमकिन नहीं है। और जिसकी शादी हुए तकरीबन 4 महीने से भी ऊपर हो गए थे, एक बार भी माँ बाप या बहनों में से किसी ने खैर खबर नहीं ली, बल्कि फोन करके भी कभी हाल अहवाल ना पूछा था। आज माँ ने फोन किया भी तो पैसों की डिमांड की। तुम ही बताओ कशफ, क्या करूं मैं? तुम्हारे बाबा का 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है और अब तो जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। किससे कहूं? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं जो हमारी जिम्मेदारी उठा ले। वो रो रही थी और कशफ को उनके आंसू तकलीफ दे रहे थे। अम्मी रोए मत, मैं कुछ करती हूँ, वो दुखी लहजे में बोली। तुमने क्या करना है? अपने शौहर से कहो ना, वो कर देगा। इतना अमीर है। अम्मी वो अमीर है या गरीब, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। आप जानती हैं मेरी अना और खुददारी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी। आप थोड़ा वेट करें, मैं जॉब शुरू कर दूंगी, आपको पैसे ज़रूर भिजवा दूंगी। अल्लाह हाफिज। वो अब मज़ीद बात करने की पोजीशन में नहीं थी। उसका दिल आज फिर इतने महीनों बाद दुख रहा था। अपनी शादी पर भी वो माँ बाप के रवैये से दुखी थी और आज फिर। लेकिन उसे कुछ करना था। वो अब उन्हें इस हाल में तो नहीं छोड़ सकती थी। रात को जब जुम्मल सो गई तो कशिफ दिल बड़ा किए नौशीरवान के कमरे की जानिब बढ़ते दरवाज़ा खोल गई। वो आज पहली बार उस रूम में आई थी। नौशीरवान उसे देख ठिठका। वो लैपटॉप गोद में रखे काउच पर बैठा अपने किसी काम में मसरूफ था। उसे देखता फौरन सीधा होकर बैठा। आ जाएं कशिफ, वहाँ क्यों खड़ी हैं? वो बहुत मुलायमियत से बोलता उसे हौसला दे गया। वो खुद को खुद हौसला देती उसके पास आई थी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोले। वो लैपटॉप एक तरफ रखता खुद भी सरकता हुआ उसके बैठने की जगह बना गया। ये मेरी सीवी है, जॉब करनी है। वो अचानक एक फाइल उसके सामने कर गई। सीवी? वो उलझा। जॉब? लेकिन क्यों? यूं अचानक ही क्या दिमाग में आ गया? बस ऐसे ही। प्लीज आपकी इतनी जान पहचान वाले होंगे, कहीं भी लगवा दें। अब की बाहर वो मिनमिनाई। कुछ पल खामोशी की नजर हो गए। आपको अगर पैसों की जरूरत है तो ये कार्ड रखें। कशिफ, आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इस तरफ तवज्जो क्यों ना दी। उसे एटीएम दे रहा था। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। प्लीज आप, बस ऐसा नहीं हो सकता। आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आपसे जॉब करवाऊं। आपको अपनी बेटी की माँ का दर्जा दिया है, आप पर वही सूट करता है। अपने दिमाग से यह बख्याल निकाल दें। उसकी बात पर कशिफ का सर झुक गया। वो बेदर्दी से अपने होंठ काटने लगी। नौशीरवान अपनी जगह से खड़ा होता बेख्तियार ही उसके होंठों को उसके दांतों से आज़ाद करवा गया। जलाल कंधारी हो रहे थे। क्या बात परेशान कर रही? मुझसे शेयर करें। वो उसकी इस्तराबी कैफियत देखता नरमी से पूछ रहा था। कुछ अरसे के लिए इजाज़त दे दें, जॉब की फिर छोड़ दूंगी, वो नम लहजे में बोली। वजह? वो भी स्पार्ट अंदाज में उसे देख रहा था तो उसने मुख्तसरन अपने वालिद के एक्सीडेंट का बता दिया। ओह, फिर तो आपको अपने वालिद से मिलने जाना चाहिए। वो परेशान हुआ। नहीं, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। मतलब? इस वक्त उन पर बहुत कर्ज चढ़ गया है। मैं उनका बोझ कम करना चाहती हूँ, कुछ अरसे के लिए। मेरी बात सुने कशिफ, जब आपसे शादी की तो आपकी हर मुश्किल परेशानी मैंने अपने सर ले ली। प्लीज़ फिक्र ना करें, रिलैक्स रहें, मैं सब देख लूँगा। वो उसे यूं परेशान ना देख सका। प्लीज़ शेर, आप मज़ीद मुझ पर एहसान मत करें। आपने कुछ भी दिया तो वो मैं कैसे चुकाऊंगे? मेरी बेटी को प्यार करके। वो धीरे से बोला तो वो बस उसे देखकर चली गई। अगर लगे फिर भी कमी है तो थोड़ा सा प्यार उसके बाबा को कर देना। वो अपना लैपटॉप उठाकर गोद में रखता शरारतन बोला। जी? वो अकदम हैरान हुई। दिल 120 की रफ्तार से धड़का। जस्ट जोकिंग, जाएं रेस्ट करें, रात काफ़ी हो गई है। उसकी बात पर वो वहां से निकलती रूम में आई। धड़कनों ने तो अजीब ही शोर मचा दिया, पसीना भी आने लगा। और फिर नौशीरवान ने जो कहा वो सच कर दिखाया। उसने उसके वालिदैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि वो तशक्कुर से आंखें ही ना उठा सकी। मामा प्लीज चले ना बाबा पास। चलते हैं। आज जुम्मल ने जिद लगाई थी कि उसे बाप के ऑफिस जाना है मिलने। 2 दिन बाद उसकी 3री सालगिरह थी और उसे आज ही अपने लिए बर्थडे ड्रेस खरीदनी थी, वो भी नौशीरवान के साथ जाकर। बेटा बाबा घर आएंगे फिर चलेंगे ना? वो काफी वक्त से उसे टाल रही थी, पर वो भी अपने बाप की तरह जिद की पक्की हुई थी। अरे कशिफ बेटा, ले जाओ इसे नौशीरवान के ऑफिस। ये अक्सर वहां जाती रहती है। ये तो तुम्हारे आने के बाद इसने जाना छोड़ दिया, वरना हर दूसरे दिन ही ऑफिस पहुंची होती है बाप के पास। जाओ दोनों तैयार हो जाओ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ वो तुम दोनों को छोड़ाएगा। जुबैदा बेगम ने सारा मसला ही हल निकाल दिया।
तो कशफ को तैयार होते ही बनी। नौशीरवान अभी एक काम की मीटिंग से फ्री होकर अपने केबिन में आया था कि धड़ से दरवाजा खोलते एक हस्ती अंदर दाखिल हुई, जिसे देखते नौशीरवान के माथे पर अनगिनत बल पड़े। हाय एक्स हस्बैंड। वो ही बेबाक ड्रेसिंग। काफी अरसे बाद वो उसे देख रहा था। बिल्कुल नहीं बदली थी वो। क्या हुआ, नजर लगाने का इरादा है? अब तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं रही मैं, इसीलिए नजरों का जाविया बदल दो। वो अपने बालों को एक अदा से झटकती नौशीरवान को सुलगा गई। क्यों आई हो यहाँ? माथे पर बल पड़े। देखने आई थी मुझे? तलाक देने के बाद तो कुछ दिन ही अकेले रहे, इतनी आग लगी थी कि फौरन शादी कर ली। क्या कमसन बीवी ने तुम्हें आग को ठंडा किया या मजीद भड़का दिया? उसे तपा रही थी। अपनी औकात में रहकर बात करो और बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। वो गुस्सा जब्त करता बोला, मुझे कौन सा शौक है तुमसे मिलने का? मैं तो ये शादी का कार्ड देने आई थी। वो दरअसल मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है ना, तो अब मैं शादी कर सकती हूँ। ऐसी कोई पाबंदी तुम मर्दों के लिए तो है नहीं। तुम लोग तो एक वक्त में 4-4 शादियां कर सकते हो। खैर, मेरी बला से मैंने छोड़ दिया, अब जो मर्जी करो। वैसे क्या वो लड़की तुम्हारी बेटी को भी प्यार दे रही है? सगी माँ से भी कहीं बढ़कर। जब जवाब आया तो एक पल को नीलम की मुस्कान सिमट गई। जितना मर्जी प्यार दे ले, लेकिन उसकी सगी माँ मैं ही रहूंगी। वो जोश में बोली, काश तुम समझ सकती कि माँ होने और माँ बनने में कितना फर्क है। खैर, मेरे पास फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारे साथ बहस करूं। प्लीज लीव। वो मुंह फेरते लैपटॉप ऑन कर गया कि अचानक वो उसके करीब आती, उसके ऊपर जरा सा झुकती, उसकी चेयर के अतराफ में हथेलें जमाए उससे अपनी रानों का जलवा दिखाने लगी, जो खुले गले से मुकम्मल आया हो रही थी। इस अचानक अमल पर नौशीरवान ने जब अकल से काम लेते अपनी आंखें फौरन मींच लीं। वो इसके लिए अब एक नामहरम थी, और कैसे वो इस तरह खुद को उस पर अया कर सकती थी? तुम्हें इस हालत में देखकर लगता तो नहीं वो लड़की तुम्हारी जरूरत का सामान भी करती होगी? दूर होकर बात करो। वो सख्त लहजे में बोलता उसे पीछे धकेलता कि तभी दरवाजे पर खड़ी 2 हस्तियों पर निगाह ठहरी जो उसे ही देख रही थी। बाबा। सिल की आवाज पर वो चौंका और होश में आता नीलम को पीछे हटाता खड़ा हुआ। कशफ ने अपनी नजरों का जाविया फौरन बदला था। उसे अंदाजा नहीं था कि ऑफिस आने पर उसे इस किस्म के नज़ारे देखने को मिलेंगे। उसके और नौशीरवान के दरमियान कोई बहरी मोहब्बत या कोई ऐसा ताल्लुक तो नहीं था कि उसे बुरा लगता, लेकिन फिर भी दिल में चुभन सी हुई थी। अरे मेरी बेटी आई है। नीलम ने आगे बढ़कर जुमेल को गोद में भरना चाहा कि वो एकदम कशफ का हाथ थामे उसे पीछे छुप गई। कशफ ये देखकर काफी हैरान हुई। जुमेल सगी माँ को देखकर सहम गई थी। जुमेल, मामा से मिलो ना बच्चे। पहली बार नीलम को उसका ये अंदाज दर्द दे गया। माँ। वो कशफ को देखते उसके सामने बाहें फैला गई। कशफ ने फौरन उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो नाजुक सी लड़की जो मुश्किल से खुद को संभाल पाती थी, जुमेल को बहुत आराम से गोद में भर लेती थी। नौशीरवान बहुत खामोशी से सब मंजर देख रहा था। मेरी मामा ये है। वो कशफ के चेहरे के सामने चेहरा जोड़े मुंह बनाते बोली। नहीं बेटा, मैं हूं तुम्हारी मामा। नीलम को सख्त बुरा लगा था। जुमेल कशफ के सीने से लगी नीलम से मुंह फेर गई तो वो जलकर राख हुई। खैर, मैं अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। नौशीरवान ने तो अपनी शादी पर मुझे इनवाइट नहीं किया, पर मैं कैसे भूल जाती। एनीवे, तुम भी चाहो तो आ सकती हो। मेरी बेटी की केयरटेकर जो हो, केयरटेकर समझती हो ना, आया गवर्नेंस। वो मुस्कुराते अंदाज में बोलती कशफ के दिल को बुरी तरह दुखा गई। और सारी जिंदगी तुम्हारी यही औकात रहेगी, उसे सख्त लहजे में कहती वहां से निकलती चली गई, जबकि कशफ की आंखें एकदम लबालब पानियों से भरने लगीं। नीलम के जाते ही जुमेल कशफ की गोद से उतरी और बाप की गोद में चढ़ गई और उसे अपने बर्थडे की ड्रेस की डिमांड करने लगी। कशफ ने रुख फेरते आंसू पोंछे। लफ्ज केयर टेकर उसके दिल पर जा लगा था, लेकिन कशफ ने उस औरत को जवाब नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सच ही कह रही थी। जैसे मेरा बच्चा कहेगा वैसे होगा। वो जुमेल को प्यार करता एक नज़र कशफ पर डाले उसके करीब आया। अयोके? नौशीरवान को उसके आंसू चुभे थे। जी, वो जुमेल जिद कर रही थी तो तभी आए, मैंने मना किया था। आप मेरी बेटी को मना नहीं कर सकती कशफ, ये ऑफिस इसी का है, ये जब चाहे यहाँ आ सकती है। उसकी बात काट कर बोला। जी। वो धीरे से सर झुका गई। न जाने क्यों आज उसे फील हो रहा था वो वाकई जुमेल की आया है, उसे कुछ भी कहने या राय देने का हक नहीं। चलें। वो इन दोनों को लिए पार्किंग में जाने पड़ा। गाड़ी में बिठाते वो अब ड्राइविंग सीट संभाल चुका था, जबकि पैसेंजर सीट पर कशफ की गोद में जुमेल थी, जो उसके गाल पर प्यार करती उसके सीने से यूं लगी थी जैसे वो वाकई उसकी सगी माँ हो।
जुमेल के प्यार ने ही उसे कुछ वक्त के लिए नीलम की बातों को भुला दिया। नीलम के सामने जैसे वो उससे चिपकी और नीलम से दूर हुई, इससे कशफ के अंदर का खून शेरू बढ़ा था। उसके गाल पर प्यार किए मुस्कुराते उसकी छोटी छोटी बातों का जवाब दे रही थी। मॉल के अंदर दाखिल होते जुमेल ने अपनी मनपसंद की बारबी फ्रॉक ली थी, और भी ढेरों मनपसंद की चीजें और खिलौने लेते। वो इतनी खुश थी कि कशफ उसके साथ लगी सब भुला बैठी। हो गई आपकी शॉपिंग? वो जो फोन कॉल सुनता है एक तरफ खड़ा था, अब कशफ और जुमेल को अपनी तरफ आता देख मुस्कुराकर पूछने लगा। बाबा मैं थक गई हूँ। वो उसकी गोद में चढ़ गई। चलो बस घर चलते हैं। वो इन दोनों के लिए बाहर आया। अब वो गाड़ी एक होटल के सामने रोक रहा था। उन्हें अच्छा सा डिनर करवाते हुए वो वापसी के जानिब गामजन हुए। जुमेल तो कशफ की गोद में सो चुकी थी। आज जुमेल ने उसे भी काफी थका दिया। वो भी बहुत चुप चुप सी थी। आपने अपने लिए कुछ लिया? अचानक उसके सवाल पर कशफ चौंक गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी धीरे से बोली। जुमेल की बर्थडे पर उसकी मामा क्या पहनेंगी? वो भी जैसे आज उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। कुछ भी पहन लूंगी, वो सरसरी अंदाज में जवाब दे रही थी। कुछ भी क्यों? जुमेल की मामा हैं आप। और नहीं, मैं जुमेल की मामा कभी नहीं हो सकती। मैं तो उसकी केयरटेकर हूँ, वहीं रहने दें। गाड़ी घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी, जबकि गाड़ी रोकते नौशरवान ने एक सख्त नज़र उस पर डाली, जो उसे लापरवाही बरतते जुमेल को अपनी एहतियात से गोद में उठाते नीचे उतरने लगी। वेट! वो उसे रोक गया और फौरन दूसरी तरफ से आते अपनी बेटी को खुद अपनी गोद में भर गया। मुलाजिम से सारे बैग्स अंदर लाने को बोलता, इन दोनों को लिए खुद अंदर की जाने बढ़ा। जुबैदा बेगम अपनी मेडिसिन लेती है लेट चुकी थी। उन्होंने देर भी तो काफ़ी कर दी थी। जुमेल को बिस्तर पर लिटाता वो पलटा तो कशफ बाथरूम में घुस चुकी थी। लगता है वक्त आ गया है कि इसकी स्क्रू टाइट करने का। वो माथा मसलता दूसरे रूम की जानिब बढ़ गया। जब कशफ बाहर आई तो वो वहां नहीं था। कशफ मुतमईन सी बिस्तर पर आई तो कुछ ही देर बाद नौशेरवान रूम में दाखिल होता बिस्तर पर जुमेल की दूसरी तरफ लेटा था। कशफ घबरा कर उठ बैठी। क्या हुआ? वो अनजान बना। आप यहाँ सोएंगे? वो उखड़ी। हम तो आईब्रो चेक करते, पूछा कैसे? नहीं, मेरा मतलब फिर आप भी यहीं सोएंगी। मिसेस नौशेरवान, बीवी हैं आप मेरी, और हम एक बिस्तर पर सो सकते हैं, इसीलिए सो जाएं, तंग ना करें, क्योंकि अगर मैं तंग करने पे आया तो वाकई तंग पड़ जाना है आपने। वो नरमी से कहता आखिर में माने खेस से बोला तो वो फौरन तकिए पर सर गिराती आंखें मूंद गई। दिल की हालत आज अजीब हो रही थी। पहली बार वो उसके साथ बिस्तर शेयर कर रही थी। नींद खमबख्त किसको आनी थी? फिर भी कुरानी आयात पढ़ते पढ़ते वो नींद की वादियों में खो गई। फेरी लाइट्स की रोशनी में उसका मासूम दमकता चेहरा नौशेरवान की नजरों के सामने था। वो जुमील के हाथ पर बोसा देता पीछे हटने लगा कि न जाने क्या दिल में समाई। आगे होते उसके माथे पर झुककर अपने पहले लम्स की मोहर उसके माथे पर सजा दी। नौशेरवान को लगा कि उसके पूरे जिस्म में शरारे फूट पड़े हैं। दिल ने एकदम से उकसाया कि सामने मौजूद कमसन वजूद उसका है, उसकी मिल्कियत है, उसकी महरम है। वो जैसे चाहे जिस अंदाज से चाहे उसे छू सकता है, उसे प्यार कर सकता है, अपने जज्बात उस पर निछावर कर सकता है। आह, इतने अरसे बाद ही क्यों उसे याद आया? शायद आज नीलम की बातों ने ही उसे भी ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कशफ को निकाह में तो ले आया, लेकिन उसका हक अदा ना कर सका। तो क्या वो गुनाहगार नहीं हो रहा? इस सवाल पर उसकी ज़मीर ने उसे कचोके लगाए तो वो अपनी आंखें सख्ती से मींच किया। उसे फौरी फैसला लेना था। वो सारी जिंदगी यूं नहीं चल सकते थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जुमेल, हैप्पी बर्थडे टू यू। नौशेरवान ने बहुत बड़े पैमाने पर पार्टी अरेंज की थी। जुमेल बेतहाशा खुश थी और बाप और माँ के साथ मिलकर केक कट किया था। हर तरफ बैलून्स, कैंडल्स और बहुत आला पैमाने पर खाने पीने का अरेंज किया गया था। नौशेरवान ने कशफ के लिए जो ड्रेस ली थी उसने वही पहना हुआ था। दोनों ने ही वाइट कलर को आज तरजीह दी थी। चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। जुबैदा बेगम ने अपने तीनों बच्चों का सदका दिया ताकि उनके बच्चे बुरी नज़र से बच सकें। रात देर के जुमेल अपने गिफ्ट रैप खोलती कशफ को भी साथ लगाए हुए थी और पूरा कमरा बिखेर रखा था। जुमेल, रात बहुत हो गई बेटा, बस करो, चलो उठो। कशफ, आपने इसे मना क्यों नहीं किया? वो अब जुमेल को उठाता उसके हाथ से गिफ्ट्स लेता साइड्स पर रख रहा था। मुझे मना करने की इजाजत नहीं है, वो धीरे से बोलती बिखरा उठाने लगी। नौशेरवान को समझ न आई वो तंज कर रही है या शिकवा। जो भी था आज वो उसके सारे गिले शिकवे और हर दर्द दूर करने वाला था। जुमेल को सुलाता वो आज उसे साथ वाले रूम में बिस्तर पर लिटा कर आया। जुमेल बाथरूम से निकलती वो हैरानी से पूछने लगी, आज जुमेल के बाबा के साथ सोएंगी आप? अपनी बात कहता उसे गहरी निगाहों से देखता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। क्या मतलब आपका? वो घबरा गई।
مطلب آج میں آپ کو ایک بیوی ہونے کا حق دینا چاہتا ہوں، اور اگر دوسرے لفظوں میں بات کی جائے تو میں آپ سے اپنا شوہر ہونے کا حق لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بڑھتے قدموں پر پیچھے ہوئی۔ پر آپ نے تو کہا تھا، وہ حق لائیں، جبکہ اگلے ہی پل نوشیروان نے اسے کمر سے ہاتھ ڈالے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے ہاتھ ٹکرائی۔ کشف تو اپنی سانس ہی رک گئی۔ میری بیٹی نے آج مجھ سے برتھ ڈے گفٹ میں چھوٹا سا بھائی مانگا ہے اور میں اسے یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ کشف کے تو پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مطلب آپ جل کی وجہ سے میرے قریب آ رہے ہیں؟ وہ بد دل ہونے لگی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے میں اس وجہ سے ہی آؤں گا یار؟ سوچو آپ کے قریب ہی آؤں گا نا کشف۔ میرے حق حلال اور محرم بیوی تو آپ ہی ہیں نا؟ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے آپ کے پاس ہی آؤں گا نا؟ اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتا سنگین لہجے میں بولا، ہمارے درمیان تو پیار۔ وہ الجھتے ہوئے بولی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ آج کی رات گزارنے کے بعد یہ تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارے درمیان پیار نہیں۔ وہ اسی لیے بستر کی جانب بڑھتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے گود میں بٹھائے ایک ہی جست میں اس کی شرٹ اتار کر پرے اچھال گیا۔ اس کی دلکش رعنائیاں نوشیروان کی آنکھوں کے سامنے چھلکنے لگیں۔ وہ تو جیسے اس کی دھڑکنوں کا رقص دیکھتا ہی پاگل ہوا تھا۔ اس دن نیلم جب اس کے سامنے آئی تو اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اس لمحے وہ اس کی وفاداری تھی اپنی بیوی کی طرف، اور اب وہ سامنے موجود دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اچانک حملے کے لیے کشف کہاں تیار تھی؟ اس کے کندھوں کو دبوچے سسکی اٹھی۔ اتنے عرصے سے جس شخص نے اسے انگلی سے بھی نہیں چھوا تھا، آج اس کے جسم کے حساس حصے پر سب سے پہلے اٹیک کرتا اس کی سسکیاں نکلوا گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتی تو وہ مزید جوشیلا ہوتا جا رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو آپ، وہ مخمور لہجے میں کہتا اسے تکیے پر گراتے اپنی شرٹ اتار کر پرے پھینک گیا۔ اس کا باڈی بلڈر جیسا جسم دیکھتے کشف گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کی یہ شرم و حیائی نوشیروان کے دل کو اس کا گرویدہ بنا گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سارے پردے گراتا چلا گیا۔ اس کے لبوں پر قابض ہوتا اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنی شدتوں کی چھاپ چھوڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کر بھی رہی تھی وہ بھی ترک کر چکی تھی۔ نوشیروان ایک بھپرا سمندر تھا جس کے آگے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکی۔ اسے مکمل پرسکون کرتا وہ اب اسے اپنے سینے سے لگائے گہری نیند میں چلا گیا، جبکہ کشف اپنے بکھرے حلیے میں اس کے برہنہ سینے پر سر رکھی لیٹی اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج اس شخص نے کشف کے اوپر سے کیئر ٹیکر کا لیبل ہٹا دیا تھا۔ نوشیروان نے الفاظ سے اس کے دل کے زخموں پر مرہم نہ رکھا، بلکہ اسے اپنا کر اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اس کی بیٹی کی نہ صرف ماں ہے بلکہ اس کی بیوی بھی ہے۔ ذرا سا آگے ہوتے جھکتی اس کے ماتھے پر پورے حق سے لب رکھ گئی۔ نوشیروان کے لبوں کو مسکان نے چھوا تو وہ سٹپٹا گئی، پیچھے ہٹنے لگی کہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایسے دور نہیں جانا میری جان، جسے میں نے پورا حق استعمال کیا ہے، آپ کی پور انگ انگ کو چھوا ہے، چوما ہے۔ اس طرح آپ کا بھی مجھ پر پورا حق ہے۔ جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں اپنی مرضی سے چھوئیں، مجھے اچھا لگے گا۔ اس کو اپنے سینے میں بٹھائے محبت پاش لہجے میں بولا تو کشف کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ اس کا صبر رائگان نہیں گیا تھا۔ اللہ نے اسے مکمل زندگی ساتھی عطا کیا تھا جو مکمل اس کا وفادار تھا، جبکہ دوسری طرف نیلم نے تو بس خسارے کا سودا کیا تھا۔ اس نے عدت ختم ہوتے ہی اپنے قریبی دوست کے ساتھ رشتہ بنا لیا، اور جب اسے پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی، اس کے بعد جب شادی کرنے کی نوبت آئی، سب جگہ کارڈ بانٹنے کے بعد وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن جس شخص نے اسے شادی کا جھانسا دیا وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا باہر ملک چلا گیا، اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ جو عورت اپنی جنت جیسی دنیا کو ٹھوکر مار کر نامحرم رشتوں میں لذت تلاش کرتی ہے، اس کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔